डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। हम कैटल फार्मिंग पढ़ चुके हैं, तो सेम डेफिनेशन हो जाएगी। हम क्या कहेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with क्या? which deals with, हम क्या करेंगे? पालेंगे, रियरिंग। फिर क्या करेंगे? उनकी देखभाल करेंगे, केयरिंग। उनको खाना देंगे, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। Pollute, it is a word which is derived from the French, तो किससे लिया गया? इट इज अ फ्रेंच वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है? फॉल। फॉल मतलब जो भी, मतलब कि मोस्टली जो बर्ड्स होती है इसके अंदर ऑलमोस्ट क्या आती है? मुर्गियां आती है, मुर्गे आते हैं। आज के लेगहॉर्न्स हो गए हैं, तीतर वगैरह। सो लेगहॉर्न्स तो क्या होती है? मुर्गी की एक ब्रीड होती है। ये क्या कहा हमने? ये पिजन वगैरह, इन सबको क्या करने लगे हैं बेटा? पालने लगे, उनका मांस खाते हैं। वो चीज क्या कहलाई जाएगी? पोल्ट्री फार्मिंग कहलाई जाएगी। तो ब्रीडिंग ऑफ फॉल्स लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? फॉल्स। वो चीज क्या कहलाई जाएगी? पोल्ट्री फार्मिंग कहलाई जाएगी। क्लियर? आई मेरी बात समझ में? अब अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर भी मैंने कहा फॉल्स, तो मेनली जो बर्ड्स आएंगे, जो फॉल्स इंक्लूड होंगे, तो क्या होंगे? मुर्गियां होंगी, हैन होगा, कॉक होगा, पिजन होगा। ठीक है? तो ये क्या किए जाते हैं? टर्की बोलते हैं, जो तितर होते हैं, ये एटसेट्रा, ये बर्ड्स क्या होती है? पाली जाती है। क्या होती है? बर्ड्स पाली जाएंगी। हमने क्या कही? ब्रांच बायोलॉजी की। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर की हो गई है। या हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम पालते भी हैं, देखभाल करेंगे, उनको खाना देंगे और उनकी ब्रीड तैयार करेंगे। वो चीज क्या कहलाई जाएगी? पोल्ट्री फार्मिंग कहलाई जाएगी। तो बर्ड्स हम जनरली पालते हैं, उनके अंदर क्या क्या आ जाएंगी? हैन, कॉक है, टर्की है, ये सब चीजें आ जाती है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब भाई हम बर्ड्स खुद के लिए पालते, बताओ, आप बताओ। दो ही पर्पज के लिए तो पालते हैं, तो उनका मांस खाते हैं, चिकन वगैरह खाया जाता है, या उनके अंडे के लिए करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इनको दो टाइप्स के अंदर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे? यहाँ पर भी हम उनको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। एक जो किसके लिए पाली जाएंगी? एग के लिए। और एक जो किसके लिए पाली जाती है? मीट के लिए, मांस के लिए पाली जाएंगी। ठीक है? याद रखना, इसे हम क्या नाम देंगे? लेयर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लेयर्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ब्रॉयलर कहेंगे। ओके? क्या कहेंगे हम? ब्रॉयलर कहेंगे। लेयर, इन्हें हम एगर भी कह देते हैं। क्या भी कह देंगे हम? एगर। क्लियर? आपको याद रखना है भाई, लेयर और ब्रॉयलर में डिफरेंस आएगा। पहला डिफरेंस तो मैंने तुम्हें अभी बताया, लेयर्स या एगर्स का मतलब क्या होगा? रियर्ड फॉर एग, जिनको हम एग के लिए पालते हैं, जिनको मांस के लिए पालेंगे, हम क्या नाम दे देंगे? ब्रॉयलर्स कह देंगे। क्लियर? आगे मेरी बात सुनिए, बाद में वो डिफरेंस बाद में क्लियर करवाती हूँ मैं आपको। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, सेम वही चीजें हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगी। हमें पहले इनकी किसके ऊपर ध्यान देना है? वैरायटी के ऊपर ध्यान देना है। ओके? फिर हमें किसके ऊपर ध्यान देना है? इनकी प्रोडक्शन पे। फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन। सेम कैटल जैसे हम बात करेंगे, तो वैरायटी को इम्प्रूव, वही क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक की यूज की जाएगी। कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी? क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ आपको याद रखना है दो स्पीसीज, एक क्या होगी? इंडिजीनियस स्पीसीज, दूसरी क्या होगी? एक्सोटिक स्पीसीज होगी। कौन सी स्पीसीज होगी? एक्सोटिक। इंडिजीनियस जो अपने देश की है, एक्सोटिक जो बाहर की। आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर असील है, ये लाल कलर की मुर्गियां आती है, असील, ये हमारे यहाँ पे देसी, इसे हम क्या कहते हैं? फाइटिंग बर्ड। जब हम फाइट करवाते हैं, जिनकी मुर्गों की लड़ाई होती है, वो ये असील ही होती है एक्चुअल में। ठीक है? एक्सोटिक अगर हम बात करेंगे, लेगहॉर्न, क्या कहेंगे? लेगहॉर्न। देखो जो रेड कलर की आती है वो असील, वो हमारी देसी मुर्गियां हैं। और लेगहॉर्न जो आते हैं व्हाइट कलर के, जिनकी लाल कलर की कलगी लगी होती है, वो एक्चुअल में कौन सी है? एक्सोटिक स्पीसीज है। इन दोनों को ब्रीड करवाया जाता है, और एक नई वैरायटी जो आएगी वो कौन सी आएगी? इम्प्रूव्ड वैरायटी। HN 700 का, ऐसी काफी वैरायटीज बनाई गई है। आपको इसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं रखना, आईबी करके बनाई गई है। आपको यहाँ पे दो ही ये चीजें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज द इंडिजीनियस, सेकंड वन इज द एक्सोटिक। क्वेश्चन पूछता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिजीनियस। या लेगहॉर्न क्या हो जाएगी? एक्सोटिक स्पीसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सोटिक स्पीसीज हो जाएगी। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे बात करें भाई, हमें क्यों वैरायटी क्यों बनानी है,
ऑब्वियस से भी वैरायटी क्यों बनाएंगे, ताकि मीट की प्रोडक्शन ज्यादा हो, एग ज्यादा प्रोड्यूस हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, किसी भी टेम्परेचर को हर हद तक क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। सेम कि हम कौन से डिजायरेबल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, विच डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे क्या हो सके, हाई मीट प्रोडक्शन हो सके, क्या हो सके, हाई मीट प्रोडक्शन हो सके। मीट कब प्रोडक्शन होगी, जब उनके जो पेरेंट्स होंगे वो ड्वार्फ बनाते हैं, छोटे से में ही ड्वार्फ में ही तुरंत क्या करें, ब्रीड करेंगे, जब नई जनरेशन आएगी फटाफट क्या होगी, वो जल्दी से मीट की प्रोडक्शन को, मतलब उसमें साइज बढ़ जाता है उनका, तो वो चीज क्या होगी, हाई मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे एग की प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, एग की प्रोडक्शन एंड क्वालिटी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, इंक्रीज। एग की प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगी, पहले जहाँ पे मुर्गी एक ही बार में कुछ अंडे दे रही थी, अब उसी टाइम पे बहुत ज्यादा अंडे दे रही है, ठीक है, और कम टाइम पीरियड पे दे रही है, वो चीज क्या कहलाया जाएगा, एग की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, और क्वालिटी भी अच्छी होगी वहां पे। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भी डिजीज रेजिस्टेंट, कि उनको किसी तरह की भी बीमारी ना लगे, क्या होने चाहिए, वो डिजीज रेजिस्टेंट होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वाइडर अडेप्टेबिलिटी, गर्मी है सर्दी है वो भी हर तरह के मौसम को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, wider adaptability. So these are the desirable character which we introduce in the pollutes. हम करना चाहेंगे, मीट की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे, एग प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, और ऐसी भी हम करेंगे जिनको अंदर लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़े, कि उन्हें हमें ज्यादा देखभाल करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, लो मेंटेनेंस की उनको रिक्वायरमेंट पड़े। क्लियर है सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में। और जो टेक्निक्स अभी मैंने बताया, कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, इसके लिए भी हम क्रॉस ब्रीडिंग ही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम उनके लिए भी, क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर है सारे बच्चों को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमने वैरायटी बना ली, अब हम क्या बताएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, क्या बढ़ाएंगे अब हम उनका प्रोडक्शन। अब आ जाता है प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्शन मतलब उनका मैनेजमेंट, जहां पर वो रह रहे हैं, शेल्टर मैनेजमेंट, और उनका फूड, यही दो बात हम बात करेंगे। उनको रहने की जगह, ऑब्वियस है, आपने कभी जहाँ मुर्गी पालते वो जगह देखी है, तो कंजेस्टेड होती, तो स्मेल सी आती रहती है, वहां से गुजर नहीं सकती, इतनी लो मेंटेनेंस होगी, जितनी गंदी चीज होगी वहां पे, एग तो आप खा रहे हो लेकिन वो अच्छे नहीं, उसके अंदर डिजीज भी हो सकते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए। इनको भी क्या होता है, रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस, कैसा स्पेस देना है उनको भी, लार्ज स्पेस, ताकि कंजेस्टेड एरिया ना हो, आराम से वो घूम फिर सके, आराम से उनको खाना मिल सके, धक्का मुक्की ना हो एक तरह से। तो स्पेस इनको लार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन। और लार्ज स्पेस भी मेनली किसके लिए ज्यादा होना चाहिए, लेयर्स के लिए, क्योंकि अंडे देंगे तो उनके लिए लार्ज स्पेस चाहिएगी। ब्रॉयलर तो फिर भी स्मॉल स्पेस के अंदर ले जाएंगे, ब्रॉयलर तो फिर भी स्मॉल स्पेस के अंदर ले जाएंगे, बट लेयर्स को स्पेशली क्या चाहिएगा, लार्ज स्पेस चाहिएगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, टाइम टू टाइम स्प्रेइंग ऑफ द स्प्रेइंग ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, कि मॉस्किटो वगैरह वहां पर ना आए। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ प्लेस, कंटिन्यू टू एक्सक्रीट करते स्मेल आती, तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ देयर स्पेस, उनका स्पेस क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। आई मेरी बात सुनते हैं, याद रखनी है ये भी आपको, क्योंकि डिफरेंस में आएगा, इंपॉर्टेंट लेयर्स और ब्रॉयलर्स में हम डिफरेंस लिखेंगे, कि लेयर्स को लार्ज स्पेस चाहिए फॉर एग लेइंग के लिए, ब्रॉयलर्स को कम लार्ज स्पेस चाहिए होता है। प्रॉपर वेंटिलेशन दोनों को लिए चाहिएगा, टाइम टू टाइम स्प्रेइंग ऑफ द मॉस्किटो, ताकि वहां पे गंदगी ना फैले, मच्छर ना आए, और वहां पे साफ सुथरा सारी चीजें रहे, और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ देयर स्पेस, टाइम टू टाइम उनको स्पेस को भी क्या करना है, हमें क्लीन करना है, क्या करना है, क्लीन करना है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, शेल्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब हम क्या बात करेंगे, फूड के बारे में। अब थोड़ा सा याद रखना, फूड को अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेयर्स को, लो फूड की रिक्वायरमेंट है, मतलब लो न्यूट्रिएंट फूड की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट तो होंगे लेकिन कम, इनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, इनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, वो भी किसके अंदर रिच होनी चाहिए, रिच इन विटामिन के, रिच इन विटामिन के। क्वेश्चन आता है कि जो ब्रॉयलर्स होंगे, हमने
हमने ब्रॉयलर्स के लिए बात की और ये लेयर्स के लिए बात की। इनके लिए एक नॉर्मल खाना चल जाता है लेयर्स के लिए, बट ब्रॉयलर्स के लिए उनका मीट खाया जाता है, उनका मांस खाया जाता है, उनकी मसल्स खाई जाती है। तो मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मसल स्ट्रॉन्ग मेनली विटामिन के से बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि द फूड हाईली रिच इन द विटामिन के। ये आपका बहुत बार एमपीएससी और एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रॉयलर्स, द फूड ऑफ द ब्रॉयलर्स आर रिच इन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन, या हम क्या कहेंगे उसे, विटामिन के। इसको याद रख लेना। और इसे हमने क्या कहा, लॉ न्यूट्रिएंट फूड। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो बोर्ड में हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे लास्ट पेज के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग में देखेंगे। चीप है बिल्कुल, इसको पालना बहुत ज्यादा मतलब पैसे वाला काम नहीं होता, चीप है, लेकिन इसके जो आउटकम मिलते हैं वो बहुत बेटर रिजल्ट के मिलते हैं। और इसके लिए जो फूड है वो भी ये नहीं कि स्पेशल फूड देना पड़ता है, जो हमारी ग्रेन्स का वेस्ट है, भूसा जिसे आप बोलते हो, ये हमारे ग्रेन्स का वेस्ट है, अगर हम वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, और बदले में हमें क्या मिलता है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड हमें मिलेगा। तो देखो लो फाइबर जो भी फूड हमारे लिए वेस्ट है, एनिमल के लिए वेस्ट है, वो हमें इन बर्ड्स को डाल देते हैं, ठीक है, वो उनको खाएंगे, बदले में हमें क्या मिलेंगे, अंडे मिलेंगे, एग मिलेंगे, और क्या मिलेगा, मीट विच आर रिच इन द प्रोटीन एंड द न्यूट्रिएंट्स। तो लॉ फाइबर जो वेस्ट था, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि जो लॉ फाइबर्स फूड हमने हमारे लिए वेस्ट था, हमने उसको पॉल्यूट्स को खिलाया, बदले में पॉल्यूट्स ने हमें क्या दिया है, मीट दिया है एंड एग दिया विच इज हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्लियर सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इनको आपको ऐसे ही करना है जैसे कि आप इसको प्रैक्टिकली सोचना, जितना आप इसको प्रैक्टिकली सोच के करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, प्रैक्टिकली सोचना कि भाई हम मुर्गी है, इस तरह से हम रखते हैं, सारी चीजें, ये सारी चीजें देखभाल करनी पड़ेगी, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उनका रख रखाव, प्रोडक्शन मतलब उनका बचाव कैसे करना है। अब भाई बचाव किससे करेंगे, इनके ऊपर भी बैक्टीरिया डिजीज लग सकती है, इनके ऊपर भी वायरल डिजीज लग सकती है, इनके ऊपर भी फंगल डिजीज लग सकती है। तो टाइम टू टाइम उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और क्या प्रोवाइड करनी है उनको, वैक्सीनेशन, और क्या होनी चाहिए उनकी प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, ताकि क्या ना उनको कोई किस तरह की बीमारी ना हो। क्लियर सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने, पोल्ट्री फार्मिंग। क्लियर सारे बच्चों को। फॉल्स को हम रखेंगे, दो टाइप के हो गए, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स हो गई। वैरायटी हम हर चीज के अपने आप देखो क्यों वैरायटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ओके। फिर हमने क्या कहा, वैरायटी बढ़ाने के बाद हम उसका प्रोडक्शन जगह कैसी होनी चाहिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, प्रोटेक्शन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगी, बिल्कुल छोटी छोटी है। अब हम बात करेंगे फिश कल्चर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फिश कल्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्की कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पिस्की कल्चर। पिस्की एक्चुअल में होता है फिश से लिया गया है, आपको मैं एक क्लास बताऊंगी पाइसेस डाइवर्सिटी के अंदर, वैसे क्या लिया गया है, पिस्की कल्चर मतलब किसके लिए, फिश के लिए। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वही, इट इज अ ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर व्हिच डील्स विद रियरिंग, उनकी देखभाल करेंगे, केयरिंग, उनको खाना देंगे, फीडिंग, एंड क्या करेंगे, उनको ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ फिश। वो चीज क्या कहलाई जाएगी, पिस्की कल्चर कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, पिस्की कल्चर। अब देखो जो फिश को किया जाता है, हमें ऑब्टेन करना है, तो ऑब्टेनिंग ऑफ फिश है, ऑब्टेनिंग ऑफ फिश वो हम दो टाइप से कर सकते हैं। सबको पता है हम हर एक पालते नहीं है फिश को, नदी में गई पता है यहाँ पे फिश प्रेजेंट है, या समुद्र में गए, समुद्र में रडार से पता लगा लेते, इको सेंसेशन एक फिश के ऊपर लगा लेते हैं बाय सैटेलाइट रडार से, क्या पता लग जाता है कि यहाँ पे अबंडेंट क्या प्रेजेंट है, फिश प्रेजेंट है। वहीं पे क्या की जाती है, फिशिंग, क्या कैप्चर की जाती है, फिश को पकड़ा जाता है, जाल डाल दिया जाता है, वहां से उन फिश को लिया जाता है, जो मछुआरे कॉमनली होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो मोस्टली लार्ज स्केल पे इंडिया के अंदर जो फिश है वो कैप्चर के अंदर आती है, तो फिश को दो तरह से ऑब्टेन करते हैं, कैप्चरिंग मेथड से, और एक हम क्या कहेंगे, बाई कल्चर, एक हम क्या कहेंगे, कल्चर। कैप्चरिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ नेट, फिश नेट से हमने फिश को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, उसमें कोई भी तरह की फिश आ गई है और उन सबको क्या किया जाता है, एडिबल, अगर उसमें ऑयस्टर वगैरह आ गए तो उसको अलग पर्पस के लिए रख लिया जाता है। आजकल आपको सबको पता है मोस्टली जो खाने वाले वो हर तरह की चीज को खा जाते हैं,
तो उसमें कैप्चरिंग में कुछ भी चीज आ जाती है उसको एज ए फूड की फॉर्म में खा लेते हैं। तो हमने क्या कहा, कैप्चरिंग, पकड़ा है नेट से, ठीक है, उसको पाला नहीं है। और कल्चर में हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअल में उसे पालते हैं। क्या करेंगे, पालेंगे। हम उसको नदी में भी पाल लेते हैं, खाओगे भी, कैसे पाला जाएगा, या हम एक्वेरियम में डालेंगे, वहां पे तो हमने फिश को लाके वहां पे ही उनको कल्चर करना शुरू कर देते हैं। लार्ज स्केल पे हम समुद्र में भी कल्चर करते हैं। समुद्र में किस तरह से कल्चर किया जाता है, एक बड़ा सा नेट का बम्बू स्टिक से नियर समुद्र के इधर पास के एरियाज के अंदर क्या होते हैं, बैम्बू स्टिक डाल दी जाती है और इस तरह से उन्हें हैप्पा बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं उनको, इन सिस्टम्स को हैप्पा बोलेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे बैम्बू की स्टिक्स डाल देते हैं, लंबी लंबी होती है, और यह पूरी बॉडी मतलब इस तरह से स्क्वायर में, तो जाल जिसे हम गर्मी के मौसम में नेट लगाते हैं अपने खाट के चारों तरफ चारपाई के, सेम वैसे ही होता है, बस उसको उल्टा कर देना है ताकि फिश वहां पे रखी रहे, एक जगह रहेंगी, वहां पे होंगी तो बह के दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इस तरह से हम हैप्पा बोलते हैं कल्चर, वहीं पे उसको हम अलग से लेके फिश को वहां पे कल्चर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमने क्या, एक तो हमने क्या कहा, हम फिश को दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, कैप्चरिंग मेथड से, और एक हम क्या कर सकते हैं, कल्चर। हमें पढ़ना क्या है, कल्चर के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है। अब इसको भी हम दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी हमने दो टाइप से डिवाइड कर दिया, कल्चरिंग ऑफ द फिश को। एक हमने क्या कहा, फिन फिशरी, एक हमने क्या कहा, शेल फिशरी। एक हमने क्या कहा, फिन फिशरी, और एक हमने क्या कहा, शेल फिशरी। फिन फिशरी का मतलब क्या होता है, आपने फिश देखी सबने, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिन, जिसके अंदर मेनली हम किसको फिश कल्चर करेंगे, फिश को कल्चर करेंगे, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, फिन फिशरी कहलाई जाएगी। और शेल फिशरी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम फिश को कल्चर नहीं कर रहे, जिसमें हम फिश को कल्चर नहीं कर रहे, फिश के अलावा दूसरे चीजों को, जैसे कि हमने किसको कल्चर किया है, मसल्स, मोलस्का के मेंबर्स को किया है, ऑयस्टर को किया है, खाते हैं ना, ऑयस्टर्स खाते हैं, पर्ल ऑयस्टर, इस तरह से पर्ल ऑयस्टर भी आते हैं जिन्हें झींगे वगैरह बोलते हैं, प्रॉन होते हैं जिन्हें झींगे बोलते हैं। फिश के अलावा दूसरी चीज को कल्चर किया जाता है, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, शेल फिशरी कहलाई जाएगी। और जब हम फिश को करेंगे उसे हम क्या नाम दे देंगे, फिन फिशरी कह देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया है तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि नाम नहीं दिया गया, उसके पास साथ लिखा है कि विद अलोंग विद द फिश वी आल्सो कल्चर द मुसल्स, ऑयस्टर एंड द प्रॉन। ऑयस्टर क्या होता है, पर्ल जिससे मोती निकलते हैं, मसल्स भी क्या होते हैं, या सॉरी ऑयस्टर और प्रॉन तो क्या होते हैं, झींगे टाइप होते हैं, मसल्स क्या होते हैं जिनके अंदर क्या मिलते हैं, पर्ल्स वगैरह निकलते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है बड़े, मोलस्का से बिलोंग करेंगे, हम आपको डाइवर्सिटी के अंदर इनके बारे में बताएंगे। ओके, हमने क्या कहा, फिन फिशरी एंड इसे हम क्या नाम देंगे, शेल फिशरी, इसे हम क्या नाम दे देंगे, फिन फिशरी कह देंगे। हमें मेन किसके ऊपर फोकस करना है, फिश की कल्चर है, फिन फिश से हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फिश के कल्चर को कौन से, पानी के अंदर, वाटर के अकॉर्डिंग, फिर से हमने दो के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हम क्या कहेंगे, इनलैंड फिशरी, ओके बेटा, एक हम क्या कहेंगे, मराइन फिशरी कहेंगे। एक हमने क्या कहा, इनलैंड फिशरी, और एक हमने क्या कहा, मराइन। इनलैंड का मतलब क्या होता है, विच आर कल्चर इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, which are cultured in fresh water and brackish water, वो चीज क्या कहलाई जाती है, इनलैंड। और जो समुद्र के पानी में, सी वाटर के अंदर कल्चर करवाई जाती है उसे हम क्या नाम देंगे, मराइन फिशरी कहेंगे। क्या कहेंगे, मराइन फिशरी। एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सी वाटर या मराइन वाटर में कोई डिफरेंस बता सकता है, क्या होता है। अगर हम बात करें, पॉन्ड का वाटर भी फ्रेश कहलाया जाता है, एक गंदे नाले का पानी भी फ्रेश है। अब ऐसे कैसे कहोगे कि ये तो फ्रेश है ही नहीं, तो गंदा पानी है। फ्रेश का मतलब क्या होगा, यहाँ फ्रेश का मतलब क्या होता है, विदाउट सॉल्ट, जिस पानी के अंदर सॉल्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे। और सी वाटर किसे कहा जाता है, जिसके अंदर सॉल्ट होगा, जिसके अंदर किसकी प्रेजेंस होगी, सॉल्ट की प्रेजेंस होगी, इसे सी वाटर कहेंगे या फिर मराइन वाटर कहेंगे। अब ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, नदी जहां समुद्र में आके मिल जाती है, दोनों का जहां मिक्सचर होता है, या फिर फ्रेश वाटर प्लस किसका मिक्सचर होगा, सी वाटर का मिक्सचर होगा, इसे हम क्या नाम देंगे, ब्रैकिश। जो आपके लगून्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, नाम सुना, नर्सरीज होती है, जब भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसको अलग अलग तरह से कर देते हैं।
एक्चुअल में वहां पे कौन सा वाटर होगा, ब्रैकिश वाटर होगा। तो याद रखना फ्रेश वाटर हमने क्या कहा, जिसमें सॉल्ट नहीं है, इसलिए गंदे नाले का पानी भी फ्रेश वाटर, इसके अंदर सॉल्ट नहीं है। तो फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी, रेन है, सॉरी रिवर आ गए हमारे पास में, कैनाल आ गई है, नहर आ गई है, कोई भी पॉन्ड आ गया है, इन सब के अंदर हम क्या कह रहे हैं, फ्रेश वाटर कह रहे हैं। यहाँ पर कल्चर करेंगे वो भी इनलैंड फिशरी। अब ब्रैकिश वाटर जहाँ पे कल्चर कर रहे हैं, लगून फिशरीज में कल्चर कर रहे हैं, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी का मतलब क्या है, कल्चरिंग ऑफ द फिश इन द फ्रेश वाटर इन द ब्रैकिश वाटर इज नॉन एज द इनलैंड, while the fish which are cultured in the sea water वो क्या कहलाई जाएगी, मराइन फिशरी कहलाई जाएगी। क्लियर। अब इनके तुमसे एग्जाम्पल पूछेंगे मेनली, एक तो आपसे यही पूछेंगे भी कौन जो फिश इनलैंड का मतलब क्या हो गया, फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, एंड सी वाटर का क्या हो गया, मराइन। इसके इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम्पल, आपको याद रखना है 3-4, रोहू याद रख लेना, कतला याद रख लेना, ओके। ये सारी, अगर हम बात करेंगे कार्प भी होती है, एक इसके अंदर आते हैं इनलैंड, अलग अलग फिश की वैरायटी होती है। यहाँ पे याद रखना मराइगल, पॉम्परेट, पूछते बेटा इसके अंदर हिल्सा, बॉम्बे डक, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए मराइन। आपसे क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड पूछेंगे, रोहू इज इनलैंड फिशरी के अंदर आएगा, मराइन फिशरी के अंदर एग्जांपल ऑफ द शी फिश जो एडिबल होंगी, आपका आंसर मराइगल, पॉम्परेट, हिलसायर, बॉम्बे डक, ये आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में दी हुई है, वही मैंने आपको बताई है। क्लियर बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, गुड। अब हमें 2 चीज और पढ़नी है फिश के बारे में, अब हमें 2 चीज और पढ़नी है फिश के बारे में। सबसे पहले जो हमें फिश के बारे में चीज पढ़नी है वो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखो बेटा, एक होती है, अभी मैंने क्या कहा, ये इनलैंड फिशरी का। एक अगर हम बात करेंगे हमारे पास में क्या होती है बेटा, ये पैडी कम फिश कल्चर, उसे इंटीग्रेटेड फिश कल्चर भी कहेंगे, एक ही मतलब है ये, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। तुमसे क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ यहां से, एक होती है कंपोजिट फिश कल्चर, एक क्या होगी, कंपोजिट फिश कल्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आता है, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे कंपोजिट फिश कल्चर। तो हमने क्या कहा, पैडी कम फिश कल्चर में जहां जिन क्रॉप्स के अंदर पानी ज्यादा होता है, स्टैंडिंग वाटर होता है, भाई राइस है, आप सब हमने राइस को ग्रो करते हुए देखा है, राइस के अंदर क्या होता है, पानी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, फिश डाल देते हैं, क्या डाल देंगे, फिश। तो कल्चर ऑफ द फिश, कल्चर ऑफ फिश विद क्रॉप, विद क्रॉप कोकोनट के साथ भी कर देते हैं, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इसके अंदर हम रोहू कटला मोस्टली यही ऐड करते हैं, रोहू एंड कटला। तो याद रखना इंटीग्रेटेड फिश कल्चर का मतलब क्या हो गया, पैडी कम क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि मोस्टली राइस की क्रॉप के साथ में फिश को कल्चर करते हैं, और स्टैंडिंग वाटर है राइस की, आपको सबको पता है वहां पे खड़ा पानी रहता है, स्टैंडिंग वाटर जिसे हम कहेंगे, तो हम क्या नाम देंगे, पैडी कम फिश कल्चर, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कहेंगे। कंपोजिट फिश कल्चर, बस उसको रटना नहीं है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे। कंपोजिट इंटरक्रॉपिंग से रिलेटेड समझना, सेम वही क्राइटेरिया, सारी चीजें वही होगी। आपने इंटरक्रॉपिंग पढ़ा है, बताया था मैंने, इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होगा, जहां पर हम ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप इन द सेम फील्ड in the same time, मतलब more than one type of the crop grown in the same field in the same time in a row। वही यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक से ज्यादा फिश को हम कल्चरिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फिश इन अ पॉन्ड या इन सेम कोई भी वाटर के अंदर इन अ सेम टाइम, एक ही टाइम पर हम कल्चर करवा रहे हैं एक से ज्यादा फिश को, ठीक है, इन प्रॉपर मैनर में, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, कंपोजिट फिश कल्चर कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, कंपोजिट फिश कल्चर। जैसे इंटरक्रॉपिंग में क्राइटेरिया बताया था, भाई सबका हार्वेस्टिंग पीरियड अलग अलग होना चाहिए, सबकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्राइटेरिया पूछते बेटा, इनका क्राइटेरिया वही है, भाई अगर हम एक जैसी फिश हमने रख दी, सबके न्यूट्रिएंट वैल्यू एक जैसी रहेगी तो लड़ाई करेगी, खाने के लिए लड़ाई करेंगे, तो फाइटिंग हो जाएगी वहां पे, फिर उनकी प्रोडक्शन नहीं आएगी।
इनका ब्रीडिंग पीरियड भी अलग अलग होना चाहिए। अगर ब्रीडिंग पीरियड एक ही टाइम पे होगी, जो अंडे देंगे सबके मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा इसका क्या है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद इनका हैबिटेट भी अलग अलग होनी चाहिए। तो अगर एक ही लेवल पे सारी क्या करेंगी, वो रहेंगी, तो फिर भी क्या हो जाएगी, उनके अंदर लड़ाई हो जाएगी। तो 3 कंडीशन होनी चाहिए। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब समझते हो, प्लेस वेयर वी लिव, हैबिटेट शुड बी डिफरेंट। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या भी डिफरेंट होना चाहिए, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए, शुड बी डिफरेंट। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो जो ब्रीडिंग होगा, उनका ब्रीडिंग पीरियड भी क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसको मैं समझाती हूँ। इमेजिन करो ये हमारे पास में पॉन्ड्स है, ये हमारे पास में क्या है, पॉन्ड। एक ही इसका बिल्कुल सरफेस हो गया, ये बॉटम हो गया, और इसे हम क्या कह देंगे, मिडल जोन कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे, मिडल जोन। तो हम फिश को चूज करेंगे, वो एक सरफेस फीडर होनी चाहिए, सरफेस पर रहेगी, नीचे जाएगी नहीं। एक ऐसी होती है जो मिडल जोन में ही रहेगी। कहाँ पर रहेगी, मिडल जोन में, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। और एक कहाँ पे होगी, बॉटम फीडर ही, बॉटम में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना बीच में जाएगी, यही रहती है। तो हैबिटेट सबका अलग अलग होगा। इसमें हम जनरली जो लेते हैं वो रोहू को लेते हैं। इसमें जो हम लेते हैं उसको हम किसके अंदर लेंगे, ये कतला, यहाँ कार्प को लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लेते हैं वो क्या हो रहती है, कटला इन कॉमन पॉन्ड के अंदर। तो याद रखना, रो इज द सरफेस फीडर, जो ग्रास कार्प भी बोल देते हैं इसे, वो क्या होगी, मिडल जोन में मिडल फीडर होती है। और कटला क्या होती है, सरफेस फीडर। कटला यहाँ पे जो विड्स वगैरह होते हैं उसको खा लेती है। तो होगा, इन सबकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अलग अलग है, ब्रीडिंग पीरियड भी सबका क्या होता है, अलग अलग। तो आपको ये याद रख लेना। इसे हमने क्या कहा, कंपोजिट फिश कल्चर। क्या फायदा होगा, एक ही टाइम पर हम एक से ज्यादा फिश को कल्चर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? अब आजकल दिक्कत क्या आ जाती है, क्योंकि इनका जो ब्रीडिंग है वहां पे नहीं पता लगता, तो साइंटिस्ट ने, एक एलिक्यूनी नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने हार्मोनल टेक्निक यूज किया है। उसके अंदर क्या किया जाता है, हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसमें लार्ज अमाउंट के अंदर एग को प्रोड्यूस कर देती है। उन एग को इकट्ठा करके क्या कर दिया जाता है, कल्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये हमने किसके बारे में बात कर दी है, फिश कल्चर के बारे में। किसके बारे में बात कर ली हमने, फिश कल्चर, मतलब पिस्किकल्चर जिसके अंदर हमने बात की है। ओके, और पिस्किकल्चर हम क्या कह रहे हैं, फिश, एक हमने इनलैंड के अंदर, एक हमने मराइन के अंदर, देन हमने इंटीग्रेटेड पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट। अब इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचता है, हम क्या पढ़ेंगे, एपीकल्चर, बिल्कुल छोटा सा है। एपीकल्चर का मतलब क्या होगा, एपी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी से। हनी बी को हम कल्चर करते हैं, इसको कल्चर करेंगे हम, हनी बी को कल्चर करेंगे, मधुमक्खियों को कल्चर करेंगे। किसके लिए कल्चर कर रहे हैं भाई, शहद के लिए कल्चर कर रहे हैं। उससे हमें क्या क्या हनी तो मिलता है, सबको पता है, बहुत अच्छा मेडिसिनल वैल्यू के लिए काम आता है। उसके बाद इसमें क्या निकलती है, वैक्स आती है, कैंडल वगैरह बनाने में या बाम बनाने में यूज की जाती है। इस हमें किससे मिलती है, हनी बीज से मिलेगी। हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें जनरल टॉपिक पढ़ना नॉन एनटीएससी के लिए। हमने क्या कहा, हनी बी को हम जहाँ कल्चर कर रहे हैं, हनी एंड वैक्स के लिए हम कल्चर करेंगे। आपको यहाँ पे इसकी भी आपको जो याद रखनी है कि भी हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर भी हमें एक दो तीन स्पीसीज के नाम याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं, इंडिजीनियस स्पीसीज, और एक स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सोटिक स्पीसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सोटिक। इंडिजीनियस जो अपने देश की है, आपको याद रखना, जो हमारे देश की है, एपिस इंडिका, एक होती है एपिस डॉर्सेटा, एक है एपिस फ्लोराई, एक है एपिस फ्लोराई। ये तीन हमारे इंडिया की स्पीसीज है। जो हमारे पास नॉर्मली इंडियन हनी बी जिसे हम बोलते हैं, हमारे आसपास में जो हनी बी दिखाई देती है एपिस इंडिका है। एपिस डोरसेटा जिसे हम रोक हनी बी कहते हैं, पहाड़ी मधुमक्खी कहते हैं, जो बड़े साइज की होती है, उसे हम क्या कहेंगे, एपिस डोरसेटा। और एपिस फ्लोराई इन सब में सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट। फ्लोराई मोस्टली फ्लावर के आसपास जो आपको सबसे छोटी साइज की दिखती है, वो एपिस फ्लोराई टाइप की होगी। तो हमने क्या कहा, एपिस इंडिका जो नॉर्मली हनी बी आएगी, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोराई। तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हिच वन इज नॉट एन इंडिजीनियस, आपको तीन याद रखनी है, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोराई। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे एग्जिट, तो एपिस मेलिफेरा,
एपिस मैलिफेरा। मैलस का मतलब होता है मीठा, शहद। तो सबसे ज्यादा हनी को प्रोड्यूस करेगी और इटली से बिलोंग करती है, इसको इटालियन हनी बी भी कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हम? इटालियन हनी बी। ओके, तो आपको याद, हमने क्या कहा, ये 3 स्पीसीज तो कहाँ की हो गई? इंडिया की। और ये स्पीसीज कहाँ की हो गई है? बाहर की। एपिस मैलिफेरा, इटालियन हनी बी। जो सबसे ज्यादा कल्चर की जाती है, जो सबसे ज्यादा कल्चर की जाती है, वो कौन सी कल्चर की जाती है? एपिस मैलिफेरा को। एपिस मैलिफेरा को सबसे ज्यादा कल्चर की जाती है, मोस्ट कल्चरिंग हनी बी। अब रीजन आता है भाई क्यों कल्चर की जाती है। सबसे पहले ये डेंजरस नहीं है, पोलाइट नेचर की है, मतलब कि काटती कम है ये। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज पोलाइट इन नेचर। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अबंडेंट हनी बी प्रोडक्शन करती है ये। मोस्ट प्रोडक्शन इन हनी। जितने भी हनी बीज है उनके अंदर सबसे ज्यादा हनी की प्रोडक्शन कौन करती है? ये वाली मधुमक्खियां करती है, एपिस मैलिफेरा। और ये अपनी छत्ते को छोड़कर भी नहीं जाती है। ठीक है, दे डू नॉट लीव। मोस्टली तो क्या करती है, जो क्वींस होती है अपने जो हनी बी का जो छत्ता होता है उसको क्या करती है, कॉम होता है उसको छोड़ के चली जाती है। बट ये लीव नहीं करती, दे डू नॉट लीव द हनी बी कॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कल्चर करेंगे। ये सारा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। पोलाइट नेचर की है, सबसे ज्यादा हनी की प्रोडक्शन करती है और अपने हनी बी कॉम को ये छोड़कर भी नहीं जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इजीली वहीं पे अवेलेबल होती है, इजीली क्या कर लिया जाता है, उसे हम कल्चर कर लेते हैं। ठीक है, इटालियन हनी बी है, हमारे यहाँ पर भी हम इसको ही पालते हैं। आपने देखा हो हमारे खेतों के आसपास ऐसे बॉक्स से बने हुए होते हैं, देखा आपने? तो वहां पर क्या होती है, उनको पाला जाता है। और जो आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल बी हाइव लगता है छत्ता जिसे हम कहते हैं, एक तो नेचुरल बी हाइव होगा और एक क्या होता है, आर्टिफिशियल बी हाइव। क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल बी हाइव होगा। ठीक है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? अपायरी कहेंगे। सिंगुलर अपायरी कह देते हैं, प्लूरल में क्या कह देंगे? अपायरीज कह देंगे। क्या कह देंगे? अपायरीज। आपने देखा है वुडन का बॉक्स सा लगा होता है इस तरह से। ठीक है, वहां पे नीचे एक ट्रे लगी हुई होती है, कहीं कहीं पे 2 बॉक्स का भी लगता है, 2 स्टोरी भी, 3 स्टोरी भी आती है, डिपेंड करता है कहाँ पे किसे भी लगा लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है, उसे हम क्या कहेंगे? अपायरीज। इसमें एक तरफ हनी बीज आती है, वहां पे शहद इकट्ठे मतलब कि फ्लोरल। और ये भी होता है कि कहाँ पे भी बताऊंगी मैं आपको, फ्लावर का नेक्टर सक करके लेके यहाँ पे आए, उन्होंने हनी की प्रोडक्शन की और नीचे इस तरह से यहाँ पे जो बॉक्स होगा वहां पे शहद इकट्ठा होता रहेगा। क्लियर? तो आपको ये नाम याद रखना है। जो आर्टिफिशियल बी हाइव जो बनाए गए उन्हें हम क्या कहेंगे? अपायरीज कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? हम अपायरीज कहेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास में आता है कि हनी बी हो किसके ऊपर डिपेंड, किसका हनी सबसे अच्छा होगा। भाई हनी किसको सक करते हैं? हनी बी किसको सक करेंगे? नेक्टर को। नेक्टर क्या होता है, इसे आप क्या कहते हैं? फ्लावर का जूस कहते हो, सब क्या कहोगे? नेक्टर कहेंगे। एक्चुअल में हम उसे पॉस्चरेज कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम पॉस्चरेज कहेंगे। पॉस्चरेज का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर फॉर नेक्टर। कलेक्शन ऑफ फ्लावर फॉर नेक्टर। हम अलग फ्लावर्स के जो नेक्टर का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे? पॉस्चरेज। तो आपके में ये लिखा मिलेगा पॉस्चरेज। याद रखना, पॉस्चरेज हम क्या कह रहे हैं? कलेक्शन ऑफ द फ्लावर्स फॉर द नेक्टर, उसे हम क्या कहेंगे? पॉस्चरेज। जितना अच्छा पॉस्चरेज उतनी ज्यादा हनी को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? अब आपको आता है कि हमारे देश में सबसे अच्छा शहद कहाँ का मिलता है? तो आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ द हनी आमंड फ्लावर के ऊपर, जो किसके होंगे? बादाम के होंगे, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या होगी? हनी बी की। हनी बी सबसे बेटर क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? गुड। अब ये हमने क्या कर लिया, सारे के सारे हमने फार्मिंग पढ़ लिया है। हमने किसके बारे में पढ़ लिया है यहाँ पर बेटा? कटल फार्मिंग पढ़ लिया है। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने इसके बाद में कैटल फार्मिंग हमने पढ़ लिया। कैटल फार्मिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा? उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर फिश फार्मिंग पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एपीकल्चर पढ़ा। सब एक दूसरे से मिलते हैं, बस स्पीसीज आपको याद रख लेनी है।
अब मैं आपको 3 चीजें याद बता रही हूँ आपको, जो व्हीट की जो ग्रीन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सीरियल या व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जो मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, उसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्रांति, क्या कहेंगे उसे? हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे। ओके बेटा, जो एग का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसे हम क्या नाम देते हैं? सिल्वर रिवॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सिल्वर रिवॉल्यूशन कहेंगे। आपको ये 3 रिवॉल्यूशन याद रखने हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमारे पास सीरियल की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन। मिल्क की जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई उसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे। एग प्रोडक्शन इंक्रीज हुई उसे हम क्या कहेंगे? सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब इनके फादर भी आपको याद रखने हैं। फादर ऑफ, आपको यहाँ पे 2 फादर याद रखने पड़ेंगे। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक आता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमारे इंडिया से है, उन्होंने इंडिया के अंदर हरित क्रांति ला दी थी। ठीक है, अगर इसके अंदर हम बात करें तो एन बोरलॉन्ग है बेटा। क्या है ये? एन बोरलॉन्ग, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कभी भी आएगा एन बोरलॉन्ग, एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो स्वामीनाथन है। ये कौन है बेटा? ये स्वामीनाथन है। याद रख लेना, आर स्वामीनाथन। आर स्वामीनाथन ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो आज हम गेहूं खाते हैं, सोनालिका जो गेहूं खा रहे हैं, ये इन्हीं की देन है, इन्होंने ही ब्रीड करके बनाया है ये। आर स्वामीनाथन इज नोन एज इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कभी भी आएंगे तो एन बर्लॉन्ग आएंगे, मैक्सिको सिटी से बिलोंग करते थे। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो आता है, बता सकता है कौन है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन आता है, बेटा मैं स्किप कर गया एकदम से। चलो, सिल्वर रिवॉल्यूशन का एली क्यूनी। कौन है सिल्वर रिवॉल्यूशन का? एली क्यूनी। देखो, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो अमूल की प्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो, याद से दिमाग से स्लिप कर गया। आनंद आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, ये कौन है? अमूल की जो प्रोडक्शन है वो इन्हीं की देन है। वो कौन है बेटा? व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर है। इनका नाम मैं आपको बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी आपको। मेरा एकदम से स्किप कर रहा है, याद नहीं आ रहा। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? आर स्वामीनाथन है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या? एन बोरलॉन्ग है। और सिल्वर रिवॉल्यूशन के कौन है? एली कोनी है। ओके बेटा, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।